फ्रेंड्स, मैं गौरव व्यास और आप देख रहे हैं लीगल अवेयरनेस एकेडमी यूट्यूब चैनल। यू वेलकम। फ्रेंड्स, इससे पहले हमने डिस्कस किया था कि चेक बाउंस क्या होता है, वे कौन से आधार होते हैं जिनके आधार पर बैंक के द्वारा चेक बाउंस कर दिया जाता है। आज हम बात करेंगे चेक बाउंस से आगे की। चेक बाउंस होने के बाद न्यायालय में जाने की प्रोसेस क्या होती है, आइए समझते हैं न्यायालय की प्रोसेस। फ्रेंड्स, धारा 142 नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881 के अंतर्गत ये बताया गया है कि वाद कारण उत्पन्न होने के 1 माह के अंदर अंदर परिवादी को न्यायालय में परिवाद दाखिल करना होता है चेक बाउंस के संबंध में। सबसे पहली कंडीशंस 1 माह के अंदर। फ्रेंड्स, इसके बाद 142 में ये बताया गया है कि वह कौन व्यक्ति होंगे जो न्यायालय में परिवाद लेकर के जा सकते हैं। न्यायालय में वह व्यक्ति परिवाद लेकर के जा सकता है जिसके पक्ष में चेक जारी हुआ था या जो चेक में वर्णित राशि प्राप्त करने का हकदार होता है। तो फ्रेंड्स, सिर्फ परिवादी के द्वारा ही न्यायालय में परिवाद दाखिल किया जा सकता है, किसी अन्य के द्वारा न्यायालय में परिवाद दाखिल नहीं किया जा सकता। तीसरा, किस न्यायालय में हम परिवाद लेकर के जाएंगे। कोर्ट के अंदर बहुत से न्यायालय होते हैं, अब किस श्रेणी के न्यायालय में हम चेक बाउंस का केस दाखिल कर सकते हैं। तो धारा 142 में ही बताया गया है, धारा 142 में ही बताया गया है कि जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास और मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास के न्यायालय में चेक बाउंस का केस दायर किया जाएगा। इससे निम्न श्रेणी के न्यायालय में चेक बाउंस का केस दायर नहीं किया जा सकता है। फ्रेंड्स, चेक बाउंस केस दायर हो गया। हम अब आगे बढ़ते हैं कि न्यायालय कौन सी प्रक्रिया इसमें फॉलो करेगा। सामान्यतः बताया गया है धारा 143 में न्यायालय चेक बाउंस के केस में समरी ट्रायल को अपनाएगा। यदि न्यायालय को लगता है कि समरी ट्रायल को के अलावा रेगुलर ट्रायल से फेस करना चाहिए तो न्यायालय जो है रेगुलर ट्रायल को अपना सकता है। ये न्यायालय का डिस्क्रिमिनेशनरी पावर है। तो फ्रेंड्स, जब न्यायालय समरी ट्रायल को अपनाता है चेक बाउंस के केस में तो उसके लिए ये विधिपूर्ण होगा कि वह 1 साल तक का दंड 1 साल तक का कारावास दे सकता है। इससे ऊपर कारावास नहीं जाएगा और 5,000 रुपए तक का जुर्माना कर सकता है, इससे ऊपर नहीं। इसके बाद आते हैं हम सबसे इंपॉर्टेंट फैक्ट जो इसमें है, चेक बाउंस हो जाने पर हमें कौन सा फैक्ट न्यायालय में प्रस्तुत करना होता है जिसके आधार पर हम अपना केस जीत सकते हैं, अपने केस में मजबूती ला सकते हैं। तो जैसा कि हम बता चुके हैं, धारा 138 में ये बताया गया था कि ये माना जाता है कि चेक देने वाले व्यक्ति के द्वारा, जो चेक का लेखे वाला है उसके द्वारा जो चेक दिया जाता है वह अपने किसी विधिपूर्ण ऋण के या अन्य दायित्व के उन्मोचन के लिए देता है, मतलब अपने आप को उस दायित्व से मुक्त करने के लिए देता है। ठीक है। इसी प्रकार धारा 139 में उपधारणा न्यायालय के द्वारा की जाती है कि जो चेक का धारक है जिसके पक्ष में चेक जारी किया गया है उस व्यक्ति ने चेक को किसी विधिपूर्ण ऋण या दायित्व के उन्मोचन के लिए प्राप्त किया है। ठीक है। तो यहाँ निष्कर्ष निकल के सामने ये आता है कि हमें न्यायालय में चेक का केस जीतने के लिए उस दायित्व या ऋण को साबित करना होता है। यदि हम दायित्व या ऋण साबित नहीं कर पाते हैं कि जो चेक दिया गया है आपको किस कारण से चेक इशू किया गया था, ऐसा कौन सा लेन देन था जिसके कारण आपको चेक जो है दिया गया था, तो आपको ये कोर्ट में प्रूफ करना होता है। फ्रेंड्स, इसमें बताया गया है कि धारा 100 उसमें 46 में बताया गया है कि जो बैंक स्लिप होती है इस बात का प्रथम दृष्टया साक्ष्य होती है कि डिसऑनर चेक हुआ है जब तक कि उसके अगेंस्ट में प्रतिवादी के द्वारा, जो अगेंस्ट पार्टी है उसके द्वारा कोई विरोध में कुछ जो है साबित नहीं कर दिया, इसे डिस्प्रूव नहीं कर दिया जाता है। तो फ्रेंड्स, सबसे इंपॉर्टेंट बात यही है कि हम जब तक न्यायालय में डॉक्यूमेंट्री आधार पर ये साबित नहीं कर देते हैं या साक्ष्यों के आधार पर ये साबित नहीं कर देते हैं कि न्यायालय में जो केस प्रस्तुत किया गया है वह किसी लेन देन या विधि के द्वारा किसी ऋण या दायित्व के उन्मोचन के लिए प्राप्त किया गया था। फ्रेंड्स, गिफ्टेड चेक जो चेक होता है उस चेक को जो है चेक बाउंस का केस लगा करके इसमें जो है पैसा वसूल नहीं किया जा सकता है। पहली बात, ऋण बाधित जो काल बाधित ऋण होता है, टाइम बार्ड जो ऋण होता है उसे भी यहाँ वसूल नहीं कर सकते हैं। ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं जो कि हमें कार्रवाई के दौरान फेस करने होते हैं। जनता भोली वाली होती है, कुछ लोग इतने प्रोफेशनल होते हैं
कि जो है उन्हें मालूम होता है कि हम चेक जारी कर रहे हैं लेकिन ये चेक बाउंस हो जाएगा, लेकिन लोगों को परेशान करने की नीयत से चेक जो है जारी की जाते हैं और जानबूझ करके बाउंस कराए जाते हैं। तो इन्हीं सब परिवादी को प्रोटेक्ट करने के लिए इस प्रकार के प्रावधान जो है 1988 में नेगोशियल इंस्ट्रूमेंट एक्ट में शामिल किए गए थे, धारा 138 से 147 तक। आज धारा 148 तक इसमें प्रावधान है। 2018 के अमेंडमेंट के द्वारा धारा 143 ए और 148 को इसमें जोड़ा गया है, जो कि इंटरिम रिलीफ की बात करती है। आइए जानते हैं इंटरिम रिलीफ क्या होता है। फ्रेंड्स, इंटरिम रिलीफ 2018 से पहले इंटरिम रिलीफ का प्रोविजंस नेगोशियल इंस्ट्रूमेंट एक्ट में नहीं था। 2018 के बाद जितने मामले आते हैं उनमें धारा 141 के अंतर्गत न्यायालय, जो कि ट्रायल कोर्ट है, विचारण न्यायालय, 20% तक, कुल राशि का 20% तक एप्लीकेशन दिए जाने पर निर्धारण कर सकता है और ये कह सकता है कि जो परिवादी है उसे 20% का भुगतान किया जाए। न्यायालय के द्वारा लिमिट फिक्स की गई है कि आपको 60 दिन के अंदर अंदर ये भुगतान करना है, और यदि किसी कारण से 60 दिन के अंदर भुगतान नहीं होता है तो उसको फर्दर 30 डेज लिमिटेशन और दी जाएगी। 60 + 30 कुल 90 डेज की लिमिटेशन जो है अगेंस्ट पार्टी के लिए रहेगी। ठीक है फ्रेंड्स, मान लिया जाए ट्रायल कोर्ट के द्वारा ट्रायल में जो अगेंस्ट पार्टी है जिसके खिलाफ केस लगाया गया उस व्यक्ति को बरी कर दिया गया, तो फिर जो 20% का इंटरिम रिलीफ दिया गया था उसका क्या, उसको फिर जो है रिफंड करने का आदेश कोर्ट के द्वारा किया जाएगा। रिफंड करने का जब आदेश किया जाएगा तो उस पर विथ इंटरेस्ट, जो कि आरबीआई के द्वारा उस वर्ष के लिए निर्धारित किया गया है, उस दर से इंटरेस्ट लगा करके जो 20% था उससे रिफंड कर दिया जाएगा। सेम प्रोविजन अपील में भी लागू होते हैं। मान लिया जाए जब केस जो है ट्रायल कोर्ट से डिस्पोज हो जाता है, निपटारा हो जाता है, और उसको जो है कन्विक्शन दिया जाता है, उसको जो है दोषी करार दिया जाता है, सजा दी जाती है और कोई अवार्ड पारित किया जाता है। ठीक है, तो जब वो अपील में जाता है वहां उसको अपीलेंट कह के पुकारेंगे और जो कंप्लेनेंट है उसका जो अगेंस्ट पार्टी हो जाएगी अपील में। तो फ्रेंड्स, अपीलेट कोर्ट को भी धारा 148 के अंतर्गत ये पावर है कि वह 20% मिनिमम राशि डिसाइड करते हुए जो भी कुल राशि थी ट्रायल कोर्ट के द्वारा जो अवार्ड किया गया था उस राशि पर 20% राशि जो है कंप्लेनेंट को दिला सकता है। ठीक है, ये शर्त रहेगी। लेकिन ये इस प्रकार के प्रोविजंस हाई कोर्ट के लिए मैंडेटरी नहीं, मतलब अपीलेट कोर्ट के लिए मैंडेटरी नहीं है। फ्रेंड्स, अगर मान लिया जाए एक्विटल कर दिया जाता है उसे, जो अपीलेंट है उसे एक्विटल कर दिया जाता है, तो फिर क्या होगा, एक्विटल मीन्स दोष से बरी कर दिया जाता है, तो फिर उस कंडीशंस में जो अपीलेट कोर्ट ने 20% डिसाइड किया था उसको फिर से रिफंड किया जाएगा और वही जो है लिमिटेशंस लागू हो जाएंगी, है ना। रिफंड करने पर भी देखिए, देने के लिए और रिफंड करने के लिए दोनों के लिए सेम लिमिटेशंस है। 60 + 30 60 डेज न्यायालय की तरफ से रहता है, और भी किसी कारण से कंप्लेनेंट या जो अगेंस्ट पार्टी है वो देने में या रिफंड करने में देरी करती है अमाउंट को, तो जो है 30 प्लस फर्दर लिमिटेशन 30 डेज डिसाइड की गई है। तो कुल मिलाकर के 60 + 30 90 डेज की लिमिटेशंस में अमाउंट देना है और अमाउंट को उसी कंडीशंस में एक्विटल होने पर रिफंड भी करना है। तो फ्रेंड्स, इस प्रकार हमने जाना कि किस चेक बाउंस के केस में कैसे 20% की राशि हमें चेक देने वाले व्यक्ति से लेनी है और उसके दोषी होने उसके बरी होने पर किस प्रकार से दी गई राशि को रिटर्न करना है। तो फ्रेंड्स, ये रहा आज का हमारा इंटरिम रिलीफ के ऊपर 143A और 148 नेगोशिएबल के तहत डिस्कशन। इसकी एक इम्पोर्टेंट सेक्शन 147 जो कि बताती है कि इस अधिनियम के अंतर्गत प्रत्येक अपराध समनीय है, मतलब कभी भी उसमें कंप्रोमाइज कर सकता है। ऐसी बात नहीं है कि एक बार ऑफेंस रजिस्टर्ड हो गया तो उसके बाद कोई कंप्रोमाइज नहीं हो सकता है। पार्टियां इसमें बैठ करके कंप्रोमाइज कर सकती हैं। इसमें एडीआर के प्रोविजंस, एडिशनल डिस्प्यूट रेजोल्यूशंस के प्रोविजंस लागू होते हैं। इस पर एक केस भी है, दिल्ली हाई कोर्ट का केस है, दयावती वर्सेस योगेश कुमार का केस है, जो कि एक मध्यस्थता की बात करता है। आप उसे गूगल पर सर्च कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ कि आपको आज का वीडियो, ये लेक्चर पसंद आया होगा। अगर ये लेक्चर आपको पसंद आया तो प्लीज़ इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।